आज हम बच्चों की सुरक्षा से जुड़े एक बेहद अहम भारतीय कानून की तहों में जरा गहराई से उतर रहे हैं। ये है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, मतलब पॉक्सो एक्ट। हमारे पास इसका एक विस्तृत विवरण है, एक स्टडी गाइड भी है, और हमारा मकसद है कि इसके जो सबसे जरूरी पहलू हैं उनको समझें। हाँ बिल्कुल, और ये समझना भी जरूरी है। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये असल में हमारे संविधान और जो बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनका एक तरह से निचोड़ है। और इसका लक्ष्य सिर्फ सजा देना ही नहीं है, बल्कि पूरी जो न्याय प्रक्रिया है उसे बच्चों के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील बनाना है। हाँ, उनके सर्वोत्तम हितों को सबसे ऊपर रखना। बिल्कुल। तो फिर इस कानून की बुनियाद क्या है? ये पूरे भारत में लागू होता है ना, है ना? जी जी, पूरे भारत में। और जैसा आपने कहा, इसका आधार संविधान का अनुच्छेद 15(3) और बच्चों के अधिकारों पर वो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है। दो बातें सबसे अहम हैं जहां तक मैं समझा हूं। जी। एक तो हर कदम पर बच्चे का सर्वोत्तम हित, हाँ, और दूसरा उसकी निजता का सम्मान। एकदम सही। और ये सुरक्षा असल में किन अपराधों से मिलती है, इसे समझने के लिए कानून कुछ चीजों को साफ तौर पर बताता है। हाँ, वो परिभाषाएं। हाँ, परिभाषाएं। जैसे बच्चा मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति। ठीक है। फिर आते हैं अपराध, जैसे प्रवेशी यौन हमला, जिसमें शारीरिक प्रवेश शामिल हो। फिर यौन हमला, जिसमें प्रवेश ना हो पर यौन इरादे से छूना वगैरह शामिल हो। ओके। और फिर यौन उत्पीड़न, और एक बहुत अहम चीज, बाल अश्लीलता, मतलब बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री बनाना या उसे फैलाना। हाँ, ये बहुत गंभीर है। जी। और कानून की खास बात ये भी है कि ये अपराध की गंभीरता को मतलब बहुत बारीकी से देखता है। हाँ बिल्कुल, ये अपराधों को उनकी गंभीरता के हिसाब से बांटता है। जैसे आपने कहा प्रवेशी यौन हमला, हाँ। इसके लिए कम से कम 10 साल से लेके आजीवन कारावास तक की सजा है। 10 साल कम से कम? जी। लेकिन फिर आता है गंभीर प्रवेशी यौन हमला। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? इसमें वो चीजें शामिल हैं जो अपराध को और संगीन बनाती हैं। जैसे अगर अपराधी कोई भरोसे की स्थिति में हो, पुलिस, डॉक्टर, रिश्तेदार, या फिर अपराध बहुत क्रूरता से किया गया हो, हथियार इस्तेमाल हुआ हो, बच्चे को गंभीर चोट आई हो। ओके। तो ऐसे मामलों में सजा और भी ज्यादा सख्त है। कम से कम 20 साल से लेकर दोषी की बाकी बची पूरी जिंदगी की कैद, या मृत्युदंड भी। हाँ, या मृत्युदंड भी हो सकता है। बाप रे। और इसी तरह जो यौन हमला है जिसमें प्रवेश नहीं होता, और गंभीर यौन हमला, उनके लिए भी दंड तय हैं। और बाल अश्लीलता, वो बनाना या शेयर करना, वो भी एक गंभीर अपराध है। उससे बनाना, रखना, फैलाना, सबके लिए सजा है। ये सजाएं तो ठीक हैं, पर असल चीज है रिपोर्टिंग और जांच। अगर वो सही से ना हो तो। बिल्कुल सही। यहीं पर कानून का वो प्रक्रिया वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी किसकी है? मतलब अगर किसी को पता चले तो? कानून बहुत साफ कहता है, अगर किसी को भी बच्चे के खिलाफ ऐसे किसी अपराध का शक हो या पता चले तो उसे रिपोर्ट करना जरूरी है। किसी को भी, मतलब आम नागरिक को भी? हाँ, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और खास तौर पर अगर वो डॉक्टर है, टीचर है, या किसी ऐसी संस्था में काम करता है जहां बच्चे आते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और अगर रिपोर्ट ना करें तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। अच्छा, कहाँ रिपोर्ट करना होता है? आप या तो विशेष किशोर पुलिस इकाई को बता सकते हैं, या फिर जो भी स्थानीय पुलिस है उसे, और चाइल्ड लाइन पर भी बताया जा सकता है। ठीक है। और जांच के दौरान बच्चे का ध्यान कैसे रखा जाता है, क्योंकि वो अनुभव तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, और इसी पर कानून का सबसे ज्यादा जोर है, बच्चे के अनुकूल प्रक्रिया पर। जैसे बच्चे का बयान पुलिस अधिकारी लेंगे, लेकिन बिना वर्दी के। हाँ, ताकि बच्चा डरे नहीं। और जहां तक हो सके कोई महिला अधिकारी हो। और जगह थाने में? नहीं, बयान बच्चे के घर पर या उसकी पसंद की किसी और जगह पर लिया जाना चाहिए, मतलब पुलिस थाने के माहौल में नहीं। ये अच्छा है। और बयान दर्ज करते समय बच्चे के माता पिता या कोई जिस पर बच्चा भरोसा करता हो वो साथ रह सकता है। ठीक है। और कुछ बहुत जरूरी बातें, बच्चे को रात में थाने में नहीं रोका जा सकता, और ये पक्का करना होता है कि उसका सामना आरोपी से बिल्कुल ना हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और जब मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होता है तब भी वकील वगैरह मौजूद नहीं रहते, और कोशिश की जाती है कि पूरी चीज की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। अच्छा। और अगर बच्चा ठीक से बोल ना पाए या भाषा की दिक्कत हो तो फिर अनुवादक या किसी विशेषज्ञ जैसे कोई मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की मदद ली जा सकती है। ठीक है। अब आते हैं मुकदमों पर।
इसके लिए विशेष न्यायालय हैं ना, स्पेशल कोर्ट्स। हाँ, स्पेशल कोर्ट्स। इनका मकसद ही यही है कि सुनवाई तेजी से पूरी हो। कोशिश होती है कि 1 साल के अंदर फैसला आ जाए। और इन अदालतों में माहौल कैसा होता है? वही बच्चे के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी है। बच्चे को बार बार गवाही के लिए बुलाने से बचा जाता है, कैमरे के सामने बयान हो सकता है। ओके। अदालत में बच्चे के चरित्र पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, और सबसे जरूरी बात, उसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। पहचान गुप्त मतलब मीडिया वगैरह? हाँ, मीडिया पर बच्चे की पहचान उजागर करने पर सख्त पाबंदी है। नाम, पता, स्कूल, कुछ भी ऐसा जिससे बच्चा पहचाना जाए, वो नहीं छाप सकते। ये बहुत अहम है। एक और चीज मैंने पढ़ी थी, वो कानूनी अनुमान वाली बात, प्रिजम्पशन, वो क्या है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। पॉक्सो एक्ट में कुछ मामलों में अगर अभियोजन पक्ष कुछ खास तरह के सबूत पेश कर देता है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट या बच्चे का बयान, तो अदालत शुरू में ये मानकर चल सकती है कि हाँ, आरोपी ने अपराध किया है। अच्छा, तो फिर ये जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है कि वो खुद को निर्दोष साबित करे। इससे बच्चे और अभियोजन पक्ष पर सबूत का जो भारी बोझ होता है, वो थोड़ा कम होता है। ये तो काफी बड़ा बदलाव है पारंपरिक कानून से। जी, और हाँ, बच्चे को मुआवजा दिलाने का भी प्रावधान है। और अगर परिवार वकील का खर्च नहीं उठा सकता, तो जो कानूनी सेवा प्राधिकरण है, वो मुफ्त में वकील मुहैया कराएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए एक बहुत ही व्यापक और मजबूत कानूनी ढांचा देता है। इसमें अपराधों की साफ परिभाषाएं हैं, गंभीर सजाएं हैं, लेकिन जो सबसे खास बात मुझे लगी वो है पूरी प्रक्रिया को बच्चे के लिहाज से संवेदनशील बनाने पर जोर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कानून सिर्फ नतीजों पर नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया पर बहुत ध्यान देता है। रिपोर्टिंग से लेकर बयान दर्ज करने का तरीका, स्पेशल कोर्ट्स की भूमिका, पहचान की गोपनीयता, हर कदम पर बच्चे के सम्मान और उसके कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। मकसद यही है कि न्याय की जो ये प्रक्रिया है, वो बच्चे के लिए एक और सदमा न बन जाए। इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल मन में आता है, और शायद इस पर हम सभी को सोचना चाहिए कि इस कानून को जमीन पर असलियत में और असरदार तरीके से लागू करने में हम सब की, मतलब समाज की, परिवार की, एक व्यक्ति के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ताकि बच्चे सच में वाकई में सुरक्षित महसूस कर सकें।